अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेक्चर में वेलकम। आज के लेक्चर में हम आउटसोर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आउटसोर्सिंग आपको भी आइडिया है कि आजकल की बहुत ही इन टर्म है। बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो आउटसोर्स करती हैं अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी उनकी नीड्स हैं। होता ये है कि सम टाइम आपकी कंपनी में जो आपके पास टीम है उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है किसी चीज़ को डेवलप करने की जिसकी आपको ज़रूरत है, या जो आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट को सर्विस क्रिएट या डेवलप करवानी है, आपके पास वक्ती तौर पे उसकी कोई या तो पर्सनल मौजूद नहीं है या कोई रिसोर्सेज का इशू है या बजटिंग का कोई इशू है। तो आप ऐसे मौके पे फिर जो है अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए, जो कोई प्रोजेक्ट आपके पास हो, तो फिर आप उसको स्किप नहीं करते, समटाइम आप आउटसोर्सिंग की तरफ चले जाते हैं। आउटसोर्सिंग क्या है? ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप किसी थर्ड पार्टी से या किसी भी दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से सर्विसेज ले लेते हैं। सर्विसेज हो या प्रोडक्ट हो, वहां से आप बाई कर लेते हैं, या जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन हो उसके तहत आप उनसे गेट करते हैं वो सर्विसेज या प्रोडक्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आउटसोर्सिंग कहलाता है। आमतौर पे आउटसोर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइप में आता है कि वक्ती तौर पे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन करते हैं और जब आपका काम मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। इसमें सबसे जो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोक्योरमेंट का। प्रोक्योर करना या परचेज करना, ये कदरे सिमिलर चीज़ें लगती हैं सुनने में या देखने या अंडरस्टैंड करने में। मज़ाहिर लगता है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। प्रोक्योर इजंट जस्ट अनदर वर्ड फॉर परचेज। प्रोक्योर जो है वो परचेज का दूसरा अल्टरनेट या उससे मिलता जुलता लफ्ज़ नहीं है। यू कैन बी सर्टन देयर इज डिफरेंस। परचेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज करना सिंपल इसका मतलब है कि आप कोई चीज़ किसी को फॉर एग्जाम्पल पैसे दें या कोई भी कमोडिटी कोई चीज़ आप दें और उसके बदले कोई चीज़ ले लें। ये है सिंपली परचेज का कॉन्सेप्ट। जबकि प्रोक्योर थोड़ा सा डिफरेंट है इस सेंस में। प्रोक्योरिंग रेफर्स टू अ होल होस्ट ऑफ एक्टिविटीज। प्रोक्योरिंग जो है या प्रोक्योर करना जो है ये एक पूरा प्रोसेस का नाम है जिससे गुजर के आप परचेज करते हैं। Procurement is the process of finding and agreeing to terms and acquiring goods, services or works from an external source, often via tendering or competitive bidding process. जिसमें प्रोक्योरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप टेंडर की तरफ जाते हैं या बिड्स की सूरत में जो है काम करते हैं, और ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें आप कह सकते हैं कि जो परचेजिंग है वो प्रोक्योरमेंट का एक पार्ट है, जबकि प्रोक्योरमेंट जो है ब्रॉडर स्कोप की एक प्रोसेस या एक्टिविटी है जिसमें वो तमाम प्रोसेसेस शामिल हैं जो कि किसी चीज़ को, किसी सर्विस या प्रोडक्ट को किसी थर्ड पार्टी से गेट करने का जो प्रोसेस कंप्लीट है उसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं वो तमाम इन्वॉल्व हैं। प्रोक्योरमेंट जनरली इन्वॉल्व्स मेकिंग बाइंग डिसीजंस अंडर कंडीशंस ऑफ स्कार्सिटी। आमतौर पे इसके ये इस सेंस में आता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है, कोई मिसाल के तौर पर सर्विस या प्रोडक्ट, और आप वो किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते या जो है उसको डेवलप नहीं कर सकते, तो आप फिर किसी दूसरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं और उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें मिसाल के तौर पे हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर में पहले एडवर्टीजमेंट करें, एडवर्टीजमेंट के बाद डिफरेंट कंपनीज आपको बिड दें या अपनी सर्विसेज पेश करें रिटन फॉर्मेट में कि हम आपको ये सर्विस इतने अरसे में इतने पैसों के बदले ये प्रोवाइड करेंगे, उसकी ये फॉर एग्जांपल क्वालिटीज़ होंगी, ये डिफरेंट कंपनीज देंगी। आप इस प्रोसेस से गुजर के उसको मिसाल के तौर पे जैसे शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं एम्प्लॉयज़ की, इसी तरीके से आप उनमें से देखेंगे कि बेस्ट बिड आपके लिए कौन सी है, उसको आप जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, चीज़ें आती हैं, और ये पूरा प्रोसेस है। ये पूरा प्रोसेस जो है ये प्रोक्योरमेंट कहलाता है। Who creates a procurement requirements list? अब प्रोक्योरमेंट करनी है या कोई चीज़ गेट करनी है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स कौन तैयार करेगा? क्योंकि अभी हमने कहा कि ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि फॉर एग्जांपल कई वीक्स पे या मंथ्स पे मुश्तमिल हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस बाय या गेट करना चाह रहे हैं वो किस नौइयत की है, उसके ऊपर बजट कितना इन्वॉल्व है या कितने टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसके। द प्रोजेक्ट मैनेजर क्रिएट्स द प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स लिस्ट। आमतौर पे
प्रोजेक्ट मैनेजर ये काम करता है। इनपुट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स ऑन द प्रोजेक्ट टीम। ऑफ कोर्स इसमें जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो डिफरेंट टीम्स काम कर रही होती हैं या डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं उनसे इनपुट ली जाती है इसके बारे में। और फाइनली जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है उस डॉक्यूमेंट का या प्रोक्योरमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी प्रोडक्ट आपने सर्विस लेनी है वो उसके जो फीचर्स हैं या उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनली डिफाइन करता है। व्हाट आर द इनपुट्स? इस प्रोक्योरमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको डेवलप करने के लिए या चार्ट आउट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनपुट क्या है? इनपुट्स टू डेवलपिंग द प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स लिस्ट इंक्लूड द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। सबसे बुनियादी चीज कि आपके पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें आप जो है एक्टिविटीज की सूरत में या सब एक्टिविटीज की सूरत में आपने पूरे प्रोजेक्ट या प्रोसेस या एक्टिविटी को आपने डिफाइन किया हो ताकि आपको पता चल सके कि ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है किन किन फेजेस पे, प्रोसेसेस पे या एक्टिविटीज पे मुश्तमिल है। एंड इस एसोसिएटेड डिक्शनरी देन द ह्यूमन सोर्स रिक्वायरमेंट लिस्ट। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के लिए जिसके लिए आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उसके लिए फॉर एग्जांपल पर्सनल्स कितने रिक्वायर्ड हैं या कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उस हिसाब से ये तमाम चीज़ें, ये जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है या जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, ये अगर आपके पास होंगी तो फिर आप डिफाइन कर पाएंगे कि जो भी प्रोक्योरमेंट आपने करनी है उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसके मुताबिक उसकी लिस्ट जो है वो जनरेट होगी। प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से चेकआउट होंगी या लिखी जाएंगी, ये इसका एक फॉर्मेट है सामने आपके जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम मेंशन करना पड़ेगा आपको जिसके लिए आप रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करने जा रहे हैं या प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट का नंबर हो सकता है, कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर प्रोजेक्ट का कोई नंबर हो सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है इसका, उसका नाम यहाँ पे आएगा। डेट, किस डेट्स को आप ये जो है ये प्रोसेस स्टार्ट किया आपने, ये रिक्वायरमेंट्स जो रिक्वायरमेंट चेक आउट करने का जो काम है कब स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट नंबर अगर कोई है, किसी फाइल का नंबर हो सकता है, किसी डॉक्यूमेंट का या किसी डिपार्टमेंट के हिसाब से इस डॉक्यूमेंट का नंबर कोई ना कोई होगा ताकि कल को अगर आप इस डॉक्यूमेंट को लोकेट करना चाहें तो फिर कोई डॉक्यूमेंट आईडी या कोई भी ऐसी आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जिससे आप इसको लोकेट कर सकें। प्रोजेक्ट ओनर या क्लाइंट कौन कौन है इस प्रोजेक्ट के, कौन इसके साथ इन्वॉल्व है, बॉस कौन है या ओवरऑल लुक आफ्टर कौन कर रहा है, क्लाइंट इसका कौन है, उसकी डिटेल, शॉर्ट डिटेल आएगी। नाम भी आ जाए तो सफिशिएंट है। कोई इंडिविजुअल होगा तो उसका नाम होगा, कंपनी है तो डेफिनेटली कंपनी का नाम आएगा। इसके बाद रिक्वायरमेंट्स जो हैं 1 2 3 4 इस तरीके से चलेंगी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आईडी के हिसाब से। सबसे पहले एक्टिविटी क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल कौन सी एक्टिविटी है जिसके लिए आपने प्रोक्योरमेंट करनी है। डिलीवरी एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, जो फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी जिनकी करेक्टरिस्टिक्स, जो चीज़ आप गेट करना चाह रहे हैं उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, आप क्या फॉर एग्जांपल एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि आपने परचेज क्या करना है या बाय क्या करना है। रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्स जो हैं मिसाल के तौर पर कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए इस काम के लिए। एंड पॉसिबल आपको कोई टीम चाहिए, कोई रिसोर्सेज चाहिए, कोई लैपटॉप या ऐसी कोई चीज़, फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल्स हो सकती हैं या कोई सेपरेट कोई ऑफिस हो सकता है या कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपकी जो कि फ़िलहाल आपके पास नहीं है या आप समझते हैं कि आपको चाहिए तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। बॉन्डिंग एंड इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स, इसके अलावा जो आपका एग्रीमेंट होगा या इंश्योरेंस अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं या जो इस तरह की डील्स हैं उनमें इंश्योरेंस या बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है ताकि कल को किसी भी मिसहैप या किसी भी इस तरह की सिचुएशन में जो पार्टीज हैं वो सफ़र ना करें ज़्यादा। स्टार्ट डेट, एंड डेट, कब ये जो है ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, और अजम्पशन या कंस्ट्रेंट्स, कोई लिमिटेशंस या ऐसी कोई स्पेसिफिक कंडीशंस अगर आपने यहाँ पे लागू करनी है, अप्लाई करनी है तो उनका जिक्र भी यहाँ पे करेंगे। प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी कौन सी है, जो इसकी फाइनल अथॉरिटी जिसको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी कहते हैं, वो उसका नाम क्या है वो भी आप मेंशन करेंगे। तो अब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपने 1 by 1 यहाँ पे 1 2 3 इस फॉर्मेट में आपने मेंशन करते जाना है और तमाम जितनी भी डिटेल है वो उसके साथ मेंशन होगी। अब ये क्या काम हो रहा है, ये हमने अगर चीज़ खरीदनी हो तो सिंपली हम पैसे देंगे और चीज़ खरीद लेंगे, जबकि प्रोक्योरमेंट जब है वो एक पूरा प्रोसीजर है जिसमें भरपूर डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है। तो जिसकी एग्जांपल ये आपके सामने है एक। स्टेप्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस, किसी भी प्रोक्योरमेंट
करने का जो प्रोसेस है, जो काम है, उसमें तकरीबन 7 के करीब स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिनसे गुजर के आप प्रोक्योरमेंट का काम करते हैं। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिज़ाइन द प्रोसेस। फिर डिज़ाइन करना है उस प्रोसेस को। हियर आर द 7 स्टेप्स टू इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं एक्चुअली, जिनसे गुजर के आप प्रोक्योरमेंट का काम करते हैं। फर्स्ट स्टेप या पहला काम जो आप करेंगे, आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ऑल बिजनेस यूनिट्स। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोक्योरमेंट करने जा रही है, उसके जितने भी यूनिट्स हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं जो कि जिनको कोई ना कोई चीज़ की रिक्वायर है, कोई चीज़ चाहिए, आप उनकी जो फॉर एग्जांपल उनके लिए जो भी चीज़ें चाहिए, गुड्स हों या सर्विसेज हों, उनकी रिक्वायरमेंट बेसिकली उनसे लेते हैं कि जी आपको क्या चाहिए, कोई सर्विस चाहिए या गुड्स चाहिए, अगर हैं तो आप उसकी डिटेल दें। The procurement life cycle starts when any of the business units is an organization needs obtaining goods services from an external supplier। जब एक्सटर्नल सप्लायर या थर्ड पार्टी से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट है या उसका कोई भी प्रोसेस या एक्टिविटी के लिए आप कोई चीज़ थर्ड पार्टी से लेना चाहें, तो फिर ये जो काम है प्रोक्योरमेंट का स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले चीज़ नीड आइडेंटिफिकेशन है, जिसमें आप तमाम यूनिट से उनकी नीड पूछते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको चाहिए क्या। दूसरे मरहले पे आइडेंटिफाई एंड एवेल्युएट अ लिस्ट ऑफ सप्लायर्स। फिर पॉसिबली कौन कौन से सप्लायर्स, कौन कौन सी कंपनीज वो ज़रूरत पूरी कर सकती हैं या वो प्रोडक्ट या सर्विस आपको दे सकती हैं, उनकी लिस्ट तैयार करना, आइडेंटिफाई करना कि मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज या इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। कंसल्टेंट हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि आपको वो सर्विस या प्रोडक्ट दे सकता है, आप उनकी लिस्ट तैयार करेंगे और लिस्ट को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट का मतलब कि आप उसके वेयर अबाउट चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी कंपनी कितने अर्से से सर्व कर रही है, उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, या मार्केट में उसके बारे में क्या रूमर्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप इवेल्युएशन के दौरान करेंगे। थर्ड स्टेप, निगोशिएट द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द सिलेक्टेड सप्लायर। फिर इसके बाद जिस सप्लायर को आप सिलेक्ट करेंगे उस काम के लिए, उनके साथ निगोशिएट करना अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कि जो आप चाह रहे हैं, बाकायदा उसके बाद उसके साथ, उस कंपनी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्कशन आपकी होगी, जिसमें आप तमाम लाहे अमल जो है वो तय करेंगे। रेज अ परचेज रिक्वेजिशन एंड रिलीज द परचेज ऑर्डर। इसके अलावा जो आपकी रिक्वेजिशन है, बाकायदा रिक्वेस्ट, परचेज रिक्वेस्ट, वो आप बनाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे और अपना जो परचेज ऑर्डर है वो बाकायदा तौर पे उनको सबमिट करेंगे कि तमाम प्रोसेसेस हो गए कंप्लीट, रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई हो गई, जो सप्लायर है वो भी आइडेंटिफाई हो गया, और फिर आप उनको एवेल्युएट करने के बाद सप्लायर को बाकायदा परचेज ऑर्डर जारी कर देंगे कि आपको ये प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए। स्टेप 5 पे कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस अपॉन रिसीविंग एन इनवॉइस। जब वो प्रोडक्ट या सर्विस आपको मिल जाए तो फिर आप पेमेंट का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। डेफिनेटली आपने सर्विसेज जो हैं वो कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन पे ली होंगी, आप उसको पे करेंगे, किस फॉर्मेट में करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने ऑलरेडी जो सप्लायर के साथ तय की हुई होंगी कि मिसाल के तौर पे वो कैश में करनी है, चेक की सूरत में करनी है, या इतना एडवांस होगा, इतना डिलीवरी के बाद पेमेंट होगी। जो भी मोड या मेथड आप तय करेंगे, जो भी मोडालिटीज तय होंगी, वो उसके मुताबिक फिर आप पेमेंट करेंगे उसकी। रिसीव एंड ऑर्डर डिलीवरी ऑफ रिक्वेस्टेड गुड्स सर्विसेज। और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट ये सर्विस आपने लेनी थी उसको बाकायदा रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद उसका ऑडिट करेंगे। ऑडिट करने का, यहाँ पे ऑडिट करने का मतलब ये है कि जो आपने रिक्वायरमेंट लिस्ट आपने प्रिपेयर की थी उसके मुताबिक जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आई है सप्लायर की तरफ से, उन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनके मुताबिक प्रोडक्ट या सर्विस है कि नहीं है, कोई उसमें गैप या वेरिएंस तो नहीं है। अगर है तो आप फौरी तौर पे उसको इन्फॉर्म करेंगे और जो भी उसका फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन है वो रिप्लेस होनी है या फॉर एग्जाम्पल रिपेयर होनी है, जो भी आपने मोडालिटीज तय की थी उसके मुताबिक फिर अमल होगा। लास्ट स्टेप, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इनवॉइसेस।
जब कोई चीज़ को प्रोडक्ट सर्विस आप गेट कर लेंगे, आ जाएगी आपकी कंपनी के पास थर्ड पार्टी की तरफ से, तो फिर बाकायदा आप उसको अगर आपने मिसाल के तो स्टॉक में उसको एंटर करना है तो स्टॉक में करेंगे, जो भी प्रॉपर रजिस्टर पे उसको एंटर करना है तो उसमें उसकी एंट्री होगी, और बाकायदा तौर पे वो आपका एसेट बन जाएगा आपकी कंपनी का या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या आपका, जो कि बाकायदा रिटर्न फॉर्मेट में आपके पास महफूज होगा। क्योंकि इतने अगर एक फॉर एग्जांपल कम्प्रीहेंसिव एक टीडीएस प्रोसेस से आप गुजर के आपने प्रोक्योरमेंट की है, तो डेफिनेटली फिर जहाँ पे आपने इतने प्रोसेसेस बाकी जो हैं बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से किए हैं, तो डेफिनेटली आप उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो है रिकॉर्ड उसका जो है वो भी उसको मेंटेन करेंगे। अब प्रोक्योरमेंट करने के डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, तरीकाकार हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स कहलाती हैं। 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की या कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स हैं, जिनमें से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो है वो आमतौर पे बायर और सप्लायर तय करते हैं आपस में उसको या उसको फॉलो करते हैं, और उसके मुताबिक तमाम काम प्रोक्योरमेंट का जो है वो मुकम्मल होता है। जो 3 टाइप्स हैं इनमें फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट रीइंबर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और टाइम एंड मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 तरह की टाइप्स हैं जिनको शॉर्टली हम देखते हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहली टाइप फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। This type of contract is a fixed price contract because the cost of item or service you are purchasing remains fixed no matter how long it takes to make the item, complete service or how much any required materials cost. इसमें आप शुरू में ही बायर और सप्लायर दोनों जो कंपनीज दोनों पार्टीज हैं वो आपस में जो सर्विस जो भी उन्होंने लेनी होती है प्रोडक्ट एक्सचेंज करनी होती है उसकी प्राइस फिक्स कर लेते हैं। फिर बाद में कुछ भी हालात हों, जितना मर्जी टाइम लग जाए और जो मटेरियल्स हैं उनकी कॉस्ट कम हो ज़्यादा हो, डजंट मैटर, फिर ये जो चीज़ है ये इफेक्ट नहीं होती। पर मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, लैपटॉप खरीदने हैं तो लैपटॉप मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी हम आपको 20 डेज़ के अंदर डिलीवर करेंगे। अब 20 डेज तक जब उन्होंने डिलीवर करने हैं तो फिर उसकी प्राइस चाहे उससे डबल हो चुकी हो पहले से या हाफ हो चुकी हो, इससे कोई गर्ज नहीं होगी दोनों कंपनीज को। दोनों कंपनीज जो हैं जो रेट फिक्स जो प्राइस तय हो गई है उसके मुताबिक काम करेंगे। मैनी एक्सपर्ट्स कॉल अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट अ लम सम कॉन्ट्रैक्ट। इसको लमसम भी कहते हैं, जिसमें आप फिक्स कर लेते हैं अमाउंट और फिर उस पर कोई डिस्कशन नहीं, कोई भी इशू हो फिर उसके बाद मिसाल के तौर पे अगर चीज़ महंगी हो गई है तो सप्लायर जो है वो बेयर करेगा, अगर सस्ती हो गई है तो फिर उसका फायदा भी सप्लायर को होगा। यू यूज दिस कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द स्कोप ऑफ वर्क इज फिक्स्ड। ये तब आप करते हैं जब उसका स्कोप फिक्स हो, उसमें कोई वेरिएशन या चेंज आने के चांसेस ना हो। वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड सेलर इज कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड टू कंप्लीट द टास्क विद इन द एग्रीड प्राइस एंड टाइम। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो जो भी सप्लायर है या जो भी प्रोडक्ट सेल करेगा वो बाउंड है कि उस टाइम और उस प्राइस के अंदर वो चीज़ को प्रोवाइड करेगा, सर्विस देगा। वो जैसे अभी हमने कहा कि नो मैटर उसकी जो प्राइसेस हैं वो पहले से डबल हो जाएं या हाफ हो जाएं, दोनों सूरतों में वो बाउंड है। कॉस्ट रीइंबर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। Many experts call this contract a cost disbursable contract. Here, the seller is reimbursed for completed work plus a fee representing their profit. Often, sellers get this fee if they meet or exceed the selected project objectives, completing the task earlier or saving costs, etc. इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट की टाइप में होता यह है कि जो भी मोडेलिटीज़ तय होती हैं उसके मुताबिक जो सर्विस प्रोवाइडर है जो अपनी सर्विस या प्रोडक्ट जब बायर को देगा और वो अब देखा गया कि जब हमारे जो फीचर्स रिक्वायर्ड फीचर्स थे या हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनके मुताबिक हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी हो गई हैं, तो उसके बाद फिर उसकी जो कॉस्ट है वो उसकी दी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर जो बायर है वो फील करे कि जो सर्विसेज हमने लेनी थी जो सप्लायर ने दी हैं वो उनके मुताबिक नहीं है, तो फिर उसकी जो कॉस्ट है या जो भी पेमेंट है उसमें कमी बेशी वो कर सकता है उसके मुताबिक। क्योंकि अब अगर सब स्टैंडर्ड चीज़ आ गई है या लेट आ गई है या ऐसा कोई भी इशू है तो फिर वो उसके पास पावर है कि वो उनको कम ज़्यादा कर सके उसकी जो पेमेंट है या जो भी मोडेलिटीज़ तय की गई हैं। You use a cost reimbursable contract when there is uncertainty in the scope.
ये मेथड आप तब फॉलो करते हैं जब आप श्योर ना हो, अनसर्टेन हो किसी भी मामले में। वो टाइम हो सकती है, कॉस्ट हो सकती है, प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी भी हो सकती है। और इफ द रिस्क इज हायर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, द रिस्क इज ऑन द बायर एज दे पे फॉर ऑल कॉस्ट। जो फॉर एग्जांपल बाय कर रहा है बंदा जो चीज़, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किसी भी तरह की सिचुएशन है वो उनमें जो फॉर एग्जांपल रिस्क है वो उसके पार्ट पे आएगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स यू विद बेटर कॉस्ट कंट्रोल व्हेन यू डोंट हैव अ वेल डिफाइंड स्कोप। जब आप क्लियर ना हो चीज़ों के मामले में, स्कोप के मामले में या फीचर्स के मामले में, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉलो किया जाता है और आपको ये फैसिलिटेट करता है। थर्ड है जी टाइम एंड मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ये मिक्सचर है, जो अभी हमने दोनों टाइप्स पढ़ी हैं प्रीवियसली। दिस इज अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स प्राइस एंड कॉस्ट रिम्बर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। हियर बोथ पार्टीज शेयर द रिस्क। इसमें दोनों पार्टीज रिस्क को शेयर करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई इशू हो गया है सप्लाई प्रोवाइड करने के दौरान, तो अगर मिसाल के तौर पे कोई लॉस में जा रही तो पॉसिबली दोनों कंपनीज जो हैं वो उसको इक्वली बेयर करें। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसने 20 डेज के अंदर आपको कोई सप्लाई देनी थी और 20 डेज के बाद जो रेट तय हुआ था मार्केट का रेट या जो प्राइस है वो डबल हो गई हैं। जो मटीरियल है वो महंगा हो गया और उसकी जो कॉस्ट है डेवलपमेंट कॉस्ट वो डबल हो गई है। तो ऐसी सूरत में फिर हो सकता है कि दोनों कंपनी जो हैं वो दोनों ही इस जो लॉस हो रहा है उसको शेयर करें या बेयर करें। मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए में चीज़ बननी थी, अब 2 लाख में चली गई है, तो जो फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर है, जो प्रोवाइडर है, वो भी 50,000 ऊपर जाएगा और जो बायर है वो भी 50,000 ऊपर जाएगा, ताकि जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है प्राइस के अंदर वो दोनों ही शेयर कर लें, दोनों को एक जैसा उसका फायदा नुकसान हो। और इसी तरीके से अगर प्राइसेस डाउन हो गई हैं तो फिर जो प्रॉफिट है उसको भी फिर दोनों कंपनीज इक्वली शेयर करेंगी। ये थे जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ आउटसोर्सिंग यानी कि प्रोक्योरमेंट जिसको कहते हैं उसके बारे में उसकी बेसिक्स देखी हैं कि प्रोक्योरमेंट क्या है और परचेज क्या है। परचेज जो है वो एक सिंपल एक स्टेप है जो कि हम कह सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट का एक पार्ट है, जबकि प्रोक्योरमेंट जो है वो एक ब्रॉडर स्कोप का एक टास्क है जो कि कंप्लीट प्रोसेस है, जिसमें तमाम जो चीज़ें हैं किसी भी चीज़ को परचेज करने के हवाले से, वो प्रोडक्ट हो सर्विस हो, उसके लिए बाकायदा रिटर्न फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में पूरी एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है जिसको प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कह सकते हैं हम, जिसमें बाकायदा तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इकट्ठी की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से। उनकी तमाम डिलीवरेबल्स जो हैं उनको डिस्कस किया जाता है कि उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारे आइडेंटिफाई होते हैं। कोई अगर बॉन्ड, कोई एग्रीमेंट, कोई MOU साइन होना है तो वो भी उसका पार्ट होगा। ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, और इसके लिए कौन सी कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस हैं, कौन सी इसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट या अप्रूवल अथॉरिटी है वो कौन सी है, इन तमाम का जिक्र यहाँ पे होगा। और डिफरेंट स्टेप से गुजर के ये काम होगा, जो तकरीबन 7 के करीब स्टेप्स हैं, जिनमें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने से लेके उनको वैल्यूएट करेंगे, सप्लायर ढूंढेंगे, सप्लायर सेलेक्ट करेंगे और उनको ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देने के बाद जो भी चीज़ आएगी उसकी पेमेंट होगी, उसका बाकायदा वैल्यूएशन या ऑडिट होगा और रिकॉर्ड कीपिंग होगी। ये इन स्टेप से गुजर के प्रोक्योरमेंट का काम होगा। और फिर डिफरेंट मेथड्स या मोड्स यूज होते हैं मार्केट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स के सेंस में वो 3 स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं: फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट रीइंबर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और टाइम एंड मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें डिफरेंट मेथड्स या मोड्स फॉलो होते हैं कि कैसे आपने किसी भी सप्लायर के साथ या थर्ड पार्टी के साथ आपने कैसे एग्रीमेंट करना है, उसके 3 मेथड्स हैं। यह था आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रोक्योरमेंट के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है कोई इशू नहीं होगा आपको, लेकिन फिर भी अगर कोई भी इशू हो तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।